Hello dear students, welcome to one more part of solution of practice paper number 2। आप इसको सेट बी भी कह सकते हो और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आज मैं आपको सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनको अब हम देखते हैं। इससे पहले के दोनों पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 और सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी मैंने सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से सीरीज बनाई थी, ठीक है। इस बार थोड़ा भाई शेड्यूल मेरा बिजी है, तो अगर मैं ना बना पाऊँ तो आप उनको देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़ें उसमें आ रही हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार आते हैं वो मैंने सुपर फास्ट रिवीजन में करवाए हुए हैं। तो आपको जब तक अगला लेक्चर नहीं मिलता तो आप सुपर फास्ट रिवीजन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवा कर अपलोड किए हुए हैं, तो उनसे भी आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक्चुअल पर्पज़ तो आपका प्रिपरेशन करने से है, मटेरियल से, और मटेरियल चैनल पर पहले ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं तो कुछ बच्चों को अगर देखना ना आए तो मैं बता दूं कि चैनल पर जाएंगे और अगर आप चैनल के होम पेज पर जाते हैं तो मतलब मेन चैनल को ओपन करते तो होम पेज पर ही आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको 12th का ही मटेरियल दिखाई दे जाएगा। सारी प्लेलिस्ट आपको चैप्टर वाइज भी और सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपको सबसे पहले मेरे ही लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से मेरी सीरीज चैनल पर अवेलेबल है 2 सालों की, ठीक है। तो उनसे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक चैप्टर 1 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा और फिर आप उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन पेपर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। 4 पेपर है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इन चारों पेपर्स की जो पीडीएफ है, प्रैक्टिस पेपर है 4 और एक सैम्पल पेपर है, तो मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगी। शायद मैंने कुछ करा भी रखे हैं, तो वहाँ से आप इनको देखकर खुद भी अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब चलें सेक्शन नंबर सी के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर है 26, 3 नंबर का है। इसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बता दिए हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके भी वीडियो में डाल चुकी हूं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा आप छोड़ सकते हो। तो अब आप ये देखो कि ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से है और ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से। अगर चैप्टर नंबर 1 आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है आप छोड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 2 में एक ही सिंगल एक्सरसाइज है तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो भी आपके 3 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप डिवाइड करके भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो देखो जरा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ए जो सेट है उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑर्डर्ड पेयर हैं। ए के अंदर एक्स और वाई का पेयर है और एक्स और वाई दोनों के दोनों मेरे पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर कहूँ तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 उनके पेयर्स से सेट ए बन रहा है। और रिलेशन आर क्या रिलेशन है कि आर रिलेशन में एक्स वाई और यू वी अगर आपस में पेयर्ड हैं तो किस तरह से हैं कि x कोमा वाई का जो पेयर है वो u कोमा v के पेयर से अगर रिलेटेड है तो एक्स वी की प्रोडक्ट, ध्यान देंगे फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट और मिडल टू अनुपात बोल देते हैं इसको। अगर आपने समानुपात के क्वेश्चन अपनी छोटी क्लासेज में किए हैं कि a रेशो b प्रोपोर्शनल c रेशो d, तो मिडल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स AD इज इक्वल टू BC आपका आता था। वही चीज़ इन्होंने यहाँ दी हुई है, बस उसको एक्स वाई और UV में कन्वर्ट कर दिया है। इसको ये इस तरह से भी आपकी बुक में शायद ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि AB इज रिलेटेड टू CD इफ AD इज रिलेटेड टू BC ना, AD इज इक्वल टू BC। तो अगर कोई 2 पेयर आपको दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके दिखाऊं कि 3,4 इज रिलेटेड टू, आप ले लें यहाँ पर 3,4 और 4,3 भी ले सकते हो, नहीं तो 2,4 ले लो। मेरी बात सुनो,
2,4 इज 4, मैं चाह रही हूँ 12 आ जाए, तो 3,6 से रिलेटेड है। क्यों? देखो 4 और 3 की प्रोडक्ट 12 आ रही है और 2 और 6 की प्रोडक्ट भी 12 आ रही है, तो 2 इंटू 6 क्योंकि 4 इंटू 3 के इक्वल आ रहा है, तो 2 4 का पेयर 3 6 के पेयर से रिलेटेड है। ये इन्होंने रिलेशन बताया है। समझ में आ गई बात? तो ये रिलेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स में कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन है तो शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? तो ये सेट ए आपके सामने हो गया है, रिलेशन आपके सामने हो गया। इक्विवेलेंस का मतलब मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो पहला केस आप ले लो रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं भाई, सेट का नाम है ए, तो एक ही एलिमेंट लेना है और एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमने मान लिया कि एक्स वाई ए सेट का कोई एलिमेंट है। तो देखो आपको क्या दिखाना है कि एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई से होना चाहिए। वो कब होगा? जब ये प्रोडक्ट और ये इक्वल हो, यानी एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल, और ये तो हमेशा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी नो कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। क्यों? क्योंकि जो अपनी मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। आप इसका कारण भी लिख सकते हो, ना याद रहे तो आप छोड़ भी सकते हो कि भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो एक्स वाई ने तो वाई एक्स के बराबर होना है। जब एक्स वाई वाई एक्स के बराबर हो गया, इसका मतलब एक्स वाई का पेयर एक्स वाई के पेयर से ही रिलेटेड हो गया। अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि दो पेयर आपस में रिलेटेड तब होंगे जब मिडल टू की प्रोडक्ट एक्सट्रीम टू की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, और वो ऑलरेडी इक्वल आ रही है। तो यहाँ लिख दो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, यानी ए सेट में जितने भी पेयर्स हैं हर पेयर अपने आप से रिलेटेड हो रहा है। जब हर पेयर अपने आप से रिलेटेड हो रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। गॉट इट? समझ में आ गई बात? अब आ जाओ भैया ट्रांजिटिव पे। अब आ जाओ नंबर 2 यानी कि ट्रांजिटिव पे। अरे नहीं, नंबर 2 तो अपना सिमेट्रिक पे, नंबर 2 सिमेट्रिक पे आ जाओ। ठीक है, ट्रांजिटिव भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले कर लो किसी को पीछे कर लो, हमने तो इक्विवेलेंस दिखाना है। तो सिमेट्रिक पे आ जाओ। अब सिमेट्रिक को समझना मेरी बात। सिमेट्रिक का इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कोई एलिमेंट ए अगर बी से रिलेटेड है, बात सुन लो, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भी राम का भाई हो जाता है तो रिलेशन उलट गया, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन राम दशरथ का पुत्र है तो दशरथ राम का बेटा नहीं है, उल्टा नहीं कर सकते हम इस रिलेशन को। तो जिस रिलेशन को हम रिवर्ट कर सकते हैं दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर मैं पेयर की बात करूँ तो मैंने 2 पेयर ले लिए। मान लो कि x कोमा वाई एंड u कोमा वी ही ले लो, u कोमा या ए बी सी डी ले लो, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा मेरे हिसाब से। हमने मान लिया कि a कोमा बी एंड c कोमा डी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, एक एलिमेंट सेट ए में जो एलिमेंट है वो खुद में पेयर हैं। तो हमने 2 पेयर ऐसे ले लिए कि ए बी पेयर रिलेटेड है सी डी से, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ पहले से है। अब ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, इसका मतलब ए डी और बी सी की प्रोडक्ट क्या आएगी? इक्वल आएगी। भाई एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट और मिडल्स की प्रोडक्ट जब इक्वल होगी तो ही हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के, पहले से है। अब करना क्या है? अब हमें ये दिखाना है, सुन लो मेरी बात, अब हमें रफ में बता रही हूँ मैं पहले आपको कि अब हमें ये दिखाना है कि भैया सी डी भी ए बी से रिलेटेड है या नहीं है। सी डी कब रिलेटेड होगा? जब ये प्रोडक्ट यानी सी बी डी ए के बराबर हो जाए, वही बात है ये अगर ऐसा होता है तो ये दोनों रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हुआ पड़ा है यहाँ, ये देख लो भाई ए डी बी सी के बराबर है तो बी सी को इधर ले आओ, बी सी ए डी के बराबर है, और इसको ऐसे लिख दो, सी आगे कर लो, बी पीछे कर लो, डी आगे कर लो, ए पीछे कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इससे क्या पता लगा कि जो सी ए है हमारा, सी ए नहीं, एक मिनट, सी डी, इसको इरेज करते हैं, जो सी डी है वो हमारा ए बी से क्या हो गया?
रिलेटेड हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या आ गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। बात समझ में आ गई। हम लेकर चले थे कि ए बी पेयर सी डी पेयर से रिलेटेड है, इसलिए ए डी और बी सी की प्रोडक्ट इक्वल होगी। इसी प्रोडक्ट को आगे पीछे घुमाया, उसके लिए मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया कि मुझे ऐसा दिखाना है कि सी बी और डी ए बराबर है, तो इसी का उलट फेर करके मैंने दिखाया, तो सी डी ए बी से रिलेटेड हो गया। यानी राम लक्ष्मण का भाई था, हमने दिखा दिया कि लक्ष्मण भी राम का भाई हो गया। इस और यहाँ पे साथ में ये भी लिख दो कि फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंगिंग टू ए, यानी ए सेट में ऐसे जितने भी पेयर हैं हर एक पर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्वेश्चन में बहुत डेप्थ में आपको समझा रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और अब आ जाओ थर्ड कंडीशन, जो कि ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिविटी में क्या है, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो अगर राम भी भरत का भाई हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने बहुत डेप्थ में चैप्टर नंबर 1 अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। सुपर फास्ट डिवीजन में भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि अब इतना टाइम अगर हम यहाँ लगाते हैं तो एक पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रांजिटिविटी अब मैंने देखनी है, तो ट्रांजिटिविटी में मैंने मान लिया कि ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं, तीन ऐसे पेयर हैं ए सेट में कि ए बी तो सी डी से रिलेटेड है और भैया सी डी अपना ई एफ से रिलेटेड है। ये दो बातें हमें पहले से पता हैं, समझ में आ गई मेरी बात। पहला पेयर दूसरे पेयर से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से। हमें दिखाना क्या है कि अगर पहला पेयर तीसरे से रिलेटेड हो जाए, मैं यहाँ ना थोड़ा साइड में आपको इसको ऑलरेडी ना करके दिखा देती हूँ, पहले करके देख लो कि मुझे एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। मुझे प्रूव ये करना है कि भैया ए बी का रिलेशन ई एफ से हो जाए। वो तब होगा जब ए एफ की प्रोडक्ट और बी ई की प्रोडक्ट इक्वल आ जाए। तो ये मेरा टारगेट है ब्लू कलर में, जो मुझे शो करना है इन कंडीशंस को यूज करके। तो जब ए बी सी डी से रिलेटेड है तो डेफिनेशन लगा दो ए डी बी सी के बराबर होगा, और यहाँ डेफिनेशन लगा दो कि सी एफ डी ई के बराबर होगा। क्लियर? और ये बात, इन दोनों एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट दोनों मिडल के बराबर होगी और इन दोनों एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट मिडल के। अब मुझे ए एफ पर जाना है। अब मैं ए एफ पर कैसे जाऊं? तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन सा देखना पड़ेगा। वो कॉमन पता है क्या है? डी को लेफ्ट में रखो और सी को लेफ्ट में ले आओ। डी पहले से है, सी इसके नीचे आ गया, इधर हो गया बी और ए इसके नीचे चला गया। समझ में आ गई बात? ए इधर चला गया डिनोमिनेटर में और इधर से सी आ गया डिनोमिनेटर में। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर डी बटा सी है, तो यहाँ डी राइट में है तो मैं सी को राइट में ले जाती हूँ डी के नीचे, और एफ के नीचे मैं ई को ले आती हूँ। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात बेहद आसान है, कुछ भी नहीं किया। डी को राइट में रखा, सी इसके नीचे ले आई मैं, है ना, और F को लेफ्ट में रखा और E इसके नीचे ले आई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इन दोनों को एनालाइज करें अगर हम ध्यान से, तो ये D बाय सी B बाय A के इक्वल है, D बाय सी F बाय E के इक्वल है। दो चीज़ें D बाय सी के इक्वल है, ठीक है? तो B बाय A और F बाय E भी इक्वल हो जाएंगे, तो B बाय A और F बाय E इक्वल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ई इज इक्वल टू ए एफ आ जाएगा, या मैं कह सकती हूँ कि ए एफ बी ई के इक्वल आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया। तो अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि भैया हमारा जो ए बी है वो किससे रिलेटेड हो गया? ई एफ से, फॉर ऑल पेयर्स। और ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया? इट इज़ एन इक्वी वैलेंस रिलेशन। ठीक है? थोड़ा आपको लंबा लगा होगा क्योंकि मैंने समझाने में आपको पूरा टाइम दिया है, ज़्यादा टाइम दिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत है तो चैप्टर 1 छोड़ दीजिए। चैप्टर 2 में से सर्टेनली हमारा इंटरनल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है? तो चलिए इसी के और पार्ट पर अब मैं चलूँगी, जो कि अपना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ।
प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। देखो ये साइन है और ये कॉस है, मेरा उत्तर साइन में है, राइट हैंड साइड में मुझे साइन चाहिए, तो मैं इस कॉस को साइन में बदल दूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम इस आइडेंटिटी को तब यूज करेंगे जब ये कॉस साइन में बदल जाए। तो इसके लिए आप क्या कर लो कि इस कॉस इनवर्स 12/13 को अल्फ़ा मान लो, तो 12/13 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। जब कॉस अल्फ़ा आ गया तो साइन अल्फ़ा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट। कॉस अल्फ़ा है 12/13, अंडर रूट करोगे 144/169, 169 में से 144 माइनस करो तो 25/169 का अंडर रूट, और भैया ये 5/13 आ जाएगा, ये 5/13 आ गया। ठीक है, 5/13 आ गया, इंग्लिश में ले लो। ठीक है, 5/13 आ गया। अब ध्यान देना, साइन अल्फा जब मेरा 5/13 आ गया तो अल्फा आ गया साइन इनवर्स 5/13। बहुत ध्यान से देखना, अल्फा हमने लिया था कॉस इनवर्स 12/13 यानी ये वाली वैल्यू, और वही अल्फा आ गया साइन इनवर्स 5/13, तो इसकी जगह पर मैं लगा दूंगी साइन इनवर्स 5/13, और पहले से आपके पास है साइन इनवर्स 3/5। क्लियर हो गया? दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना। अब ये वाली आइडेंटिटी लगाओ एंड वी आर डन। बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत आसान मिल रहे हैं क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटीज की समझ है तो। x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, तो x की जगह आ गया 5/13, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर कर दो 9/25, जमा y यानी बाद वाली वैल्यू यानी 3/5, और अंडर रूट में 1 घटा 25/169। क्लियर है? अब बस सॉल्व कर दो। ये हो गया 5/13। सुनो अब अंडर रूट में ध्यान से, 25 से कम 25, 9 गया 16, 16/25 का मतलब 4/5। ये हो गया अपना 3/5। 169 को 1 से करो, 25 माइनस करो, ये आएगा 144/169 का अंडर रूट, जो कि आपका बनेगा 12/13। अब सिंपल अपना अलजेब्रा रह जाता है, उसको अप्लाई कर दो। देखो मैं एक सलाह दूंगी कि इसको कट नहीं करते हैं, यहाँ 13 5 13 5 65, 13 5 65, तो मुझे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 से 5 कट कर दूंगी तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इस तरह की छोटे छोटे स्टेप्स में अपने काम को ईजी कर सकते हैं। ऊपर आ गया 20/65 और यहाँ आ गया 12×3 = 36, यानी कि 12 3 जा 36/65। 65 एलसीएम आ गया जोड़ने की, मतलब एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊपर तो आ गया 56/65, ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि बुक वाले ने राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। बिल्कुल यही दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि ये साइन इनवर्स 56/65 आएगा, जो कि मेरा आ गया है। दिस इज द इजी क्वेश्चन कंपैरेटिव टू द फर्स्ट पार्ट। तो मैंने देखा है कि अभी तक 2 पेपर हमने किए हैं, सैम्पल पेपर हमने किया है, तो ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है, तो आप सेकेंड चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। fx आपको गिवन है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से। fx.xy को आपने f(x + y) शो करना है। मैं यहाँ पहले fx नोट कर लेती हूँ और फिर हम अपना ब्लैंक स्क्रीन पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x एंड 0, और भैया साइन x cos x और बेटा 0 और 0 0 1, और जो हमने प्रूव करना है उसको आप नोट कर लीजिए कि fx इंटू fy इज इक्वल टू f(x + y)। आपको दिखाई भी दे रहा है, मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर लिख भी देती हूँ। f(x) मल्टीप्लाइड बाय f(y) इज इक्वल टू f(x + y) हमने प्रूव करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, है ना। अब मेरी बात सुनो, फंक्शंस हमने कर रखे हैं। fx आपको दे रखा है, fy का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आप y लगा दीजिए। साइन y, ये cos x है बच्चे, cos y 0 और 0 0 1।
क्लियर है? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो, ठीक है। एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम यहाँ ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ मैं पहले। यहाँ पर हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1, और ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई, 0 और 0 0 1। कर दो इनको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई में कन्वर्ट करना है, वो भी देख लेंगे कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो मैं cos x को मल्टीप्लाई करूंगी cos y से। अब ये चीज़ें सिखाने की नहीं है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है भाई। cos x cos y और फिर आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस में 0। फर्स्ट को फर्स्ट से किया प्लस, सेकंड को सेकंड से किया प्लस, थर्ड को थर्ड से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 0 आ जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि 0 0 और फिर यहाँ 0 है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ प्लस है, कहीं आप इसको माइनस समझ लो। तो ये बन रहा है बच्चे साइन एक्स कोस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई 0 और 0 0 1। अब मैं यहाँ एक छोटा सा मतलब काम साथ के साथ कर दूंगी कि ये वाला जो स्टेप है इसमें मैं माइनस कॉमन लेकर अंदर प्लस कर दूंगी। आप ये अगले स्टेप में भी कर सकते हो, इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास ये सारी की सारी आ गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया माइनस साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई 0, है ना। दूसरी रो में आ जाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी आपका बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 और भैया 0 0 1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि थोड़ा इसको छोटा करते हैं, एक ही फ्रेम में लेते हैं। तो जो आपका एफ वाई था उसमें यहाँ वाई आ रहा था, जो आपका एफ एक्स था उसमें यहाँ x आ रहा था, बिल्कुल वही फंक्शन है कॉस साइन 0 साइन कॉस 0 और 0 0 1। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि जो फंक्शन हमें गिवन था उसमें हर जगह x x x x आ रहा था, तो fx नाम दे दिया था। अब इसमें एक मिनट, इसमें हर जगह x प्लस वाई आ रहा है, तो हम इसे f ऑफ x प्लस वाई नाम दे देंगे एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत बार ये एग्जाम्स में रिपीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं अपना। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंशिएशन है, dy बाई डी एक्स आपने निकालनी है। ये आ गया कि cos ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ y रेज टू पावर x अगर है तो आपने dy बाई डी फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इस तरह के फंक्शंस मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया हुआ है कि अगर वेरिएबल ही बेस में है, वेरिएबल ही अगर आपका पावर में है, तो आप क्या करोगे, लॉगरिथम आप लगाओगे, लॉगरिथम। ठीक है, क्योंकि y सेपरेट नहीं है यहाँ, तो यहाँ लिख दे। और पावर में भी एक्स वाई चल रहा है, तो जब पावर में भी वेरिएबल आ जाए तो लॉगरिथम लगाना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर y, लॉग ऑफ कॉस y की पावर x। ठीक है, y आगे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स, x आगे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ कॉस वाई। इज इट ओके? समझ आ गया? अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिएगा, और
इतना कर लेते हैं और अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। u इंटू वी, वाई एज इट इज, लॉग कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/cos x और cos x की हो जाएगी माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग ऑफ cos x एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू, देखना x एज इट इज, लॉग ऑफ cos y की 1/cos y, cos y की माइनस साइन y, y डैश, और प्लस लॉग ऑफ cos y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लो क्योंकि इनमें y डैश है और मैं लेफ्ट में लाकर y डैश को डायरेक्ट बाहर भी ले रही हूँ। तो देखो इसमें बच गया log ऑफ cos x, ये बच गया log ऑफ cos x। अब सुनना मेरी बात, दो तीन बातें ध्यान से सुनना। एक तो ये माइनस है, तो ये टर्म जब लेफ्ट में जाएगी तो हो जाएगी प्लस की है, और ये साइन y बटे cos y आपका बन जाएगा टेंजेंट y, ठीक है। तो ये आ जाएगा x टेंजेंट y इज इक्वल टू log cos y, log cos y, और ये ध्यान दो माइनस टेंजेंट एक्स वाई है, माइनस ऑफ, समझ में आ रहा है भाई, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेंजेंट बन गया माइनस का है तो उधर जाके प्लस का बन गया, तो ये हो गया टेंजेंट एक्स इंटू वाई। ये वाई डैश है, इसको तो लेफ्ट में रखो, ये टर्म एज इट इज रहेगी लॉग कॉस वाई प्लस वाई आगे ले लिया मैंने, टेंजेंट एक्स पीछे ले लिया, और ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी क्योंकि ये वाई डैश के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स ऑफ टेंजेंट वाई। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा था, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना था। आप देख सकते हो 3 ही 4 लाइन का आपका क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हर बार आ रहा है हमारा इस तरह का क्वेश्चन, तीसरा पेपर मैं आपको ये करवा रही हूँ, तो आपको भी प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चंस की नहीं हुई है तो कर लीजिए, ठीक है। फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1, और इंटरवल निकालना जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने निकालना है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, जल्दी से निकाल लेते हैं। -3 दूनी 6x² -18x -12, ऐसा करो -6 को कॉमन ले लो तो ये बनेगा x² + 3x + 2। इसके फैक्टर्स आप इजीली कर सकते हो, 2 फैक्टर बनेंगे x + 1 x + 2, करके देख लेना, बहुत आसान है। अगला काम होगा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो या तो x + 1 ने 0 होना है या x + 2 ने, तो x की वैल्यू या तो -1 आनी है या -2 आनी है। तो हमारे 3 इंटरवल्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? 2 पॉइंट है तो 3 इंटरवल्स बनेंगे। नंबर लाइन आपको आनी चाहिए -1 -2 0, इससे छोटा ये बीच वाला और इससे बड़ा। तो पहला इंटरवल बनेगा -∞ to -2। थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जिन क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगना होगा मैं अपने आप लगा दूंगी, ठीक है। ये तो कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये 3 इंटरवल हैं और इन 3 इंटरवल में हमने अपना f' का बस साइन चेक करना है। तो पहला केस ले लो जब x -∞ से -2 के बीच में है। तो मैंने आपको पॉइंट लेना बताया था, -2 से छोटी वैल्यू हमने मान लिया कि x कितना है, -3 है। इस वैल्यू को f' में पुट करो तो -6 -3 + 1, f' मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, -3 + 2, ये बन गया -6 -2 -1, 3 बार नेगेटिव साइन है तो f' आ गया <0। और जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव <0 आता है उस इंटरवल में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हो गया पहला केस। अब आ जाओ जल्दी से अपने दूसरे केस पर। जब x -2 और -1 के बीच में है, तो -2 और -1 के बीच में कोई पॉइंट लेना होगा तो डेसिमल में लेना होगा, तो मैंने -1.5 ले लिया। अब आप इस डेरिवेटिव का साइन चेक करो तो ये तो -6 -1.5 + 1 और -1.5 + 2। ध्यान देना ये नेगेटिव, -1.5 में से 1 घटाओगे नेगेटिव और 2 में से 1.5 घटाओगे पॉजिटिव, > 0 आ रहा है, तो आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन लगा दिया है मैंने, सेकंड इंटरवल में इंक्रीजिंग है। थर्ड पे आ जाओ, जब x की वैल्यू -1 से ∞ के बीच में है तो मैंने x को 0 ले लिया।
मैंने x को 0 ले लिया, तो जो f डैश x है, ये f डैश x पे ध्यान रखना, ये हो गया -6 और 0 + 1 और भैया 0 + 2, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यानी <0। <0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो इन दोनों में तो डिक्रीजिंग है, इन दोनों में तो डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बेहद आसान था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट 4x + 1/2x² + x - 3 √। और दूसरा पार्ट इसका ऑलवेज आपको देखने को मिल रहा है डेफिनेट इंटेग्रल में से। तो यहाँ भी आप इंटीग्रेशन को थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल अच्छा कर लेते हैं, तो जो ये मेन इंटेग्रल है उसको आप अपना छोड़ भी सकते हो। तो ये आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, जहाँ आपकी कमांड कम है उस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़कर जहाँ आपकी कमांड अच्छी है उस टाइप के क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 30। और अब अपना सॉल्व करते हैं। आपको एक पैटर्न को ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, डिवाइड होगा नहीं, तो अपना एक पैटर्न चलता है कि ax + b जो होता है ऊपर वाला, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रही बात? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी आपका px² + qx + c होता है, प्लस c हम लगाते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो लीनियर टर्म है वो देखो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो होता ही है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव में कुछ कांस्टेंट डिफर कर सकते हैं, उसके लिए हम लगा देते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 2x² + x - 3 और प्लस में आ जाएगा b। इसको सॉल्व करो तो a ये हो गया 4x + 1 + b, तो b तो यहाँ पर आपका 0 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, b की तो ज़रूरत ही नहीं हो रही है। तो ये आ जाएगा बच्चे a 4a x + a + b। जब मैं कंपेयर करती हूँ x का कोफिशिएंट तो 4a 4 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, और जब मैं कांस्टेंट को कंपेयर करती हूँ तो a + b 1 आ रहा है, a की जगह 1 रखोगे तो b 0 आ रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो न्यूमिनेटर में टर्म है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर आ ही रही है। ठीक है, तो हमें कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए मेथड बता दिया कि कल को ऊपर 4x + 1 ना हो के मान लो 4x + 5 होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं अलग कलर लूँ तो यहाँ पर आपका 5 होता, तो उस 5 को आप कंपेयर करते a + b से, a की जगह 1 रखते तो आपका जो b की वैल्यू आती वो 4 आती, तो 2 टर्म्स आपकी बनती इंटीग्रेशन करते टाइम, और फिर दोनों को आपको इंटीग्रेट यहाँ पर करना पड़ता। अब ऐसा नहीं है, अब आप इसको डायरेक्ट अपना कर सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो कि आप नीचे वाली टर्म को z मान लो, नीचे वाली टर्म को z, a1 आ गया ना, सुनो मेरी बात, a1 आ गया तो यहाँ 1 लगेगा तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगी। तो आप क्या करो कि 4x + 1 नहीं, इसको 2x² + x - 3 को z मान लो, डिफ्रेंशिएशन करो तो 4x + 1 dx आपका क्या बन गया, dz बन गया। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, ध्यान से देखो, ऊपर वाली पूरी टर्म तो ये थी जो कि बन गई dz, और नीचे आ गया z का अंडर रूट, यानी z की पावर -1/2 dz, इंटीग्रेशन हो जाएगी z की पावर 1/2 प्लस में c। क्वेश्चन बहुत आसान था, ये बिल्कुल बेहद आसान आपका क्वेश्चन, और ये आ जाएगा 2√z + c। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर से बाय मिस्टेक मिसप्रिंट वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है। z हमने रखा था 2x² + x - 3 + c, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मिसप्रिंट क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो देखो मैं आपको बता दूं बात में कि या तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना था कि ये 2 नहीं होना चाहिए था, ये 2 नहीं होना चाहिए था, तो फिर ये बनता a टाइम्स जो ये डिफ्रेंशिएशन है, देख लो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन को, 4x + 1 × b, है ना। अब हम कंपेयर 2 नहीं होगा तो 4x थोड़ी आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना। अभी यहाँ देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा 1 मिनट, जल्दबाजी हो जाएगी, आराम से करते हैं। अगर यहाँ ये 2 नहीं होता तो ये बनता a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² + x - 3 + b,
a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस बी, और लेफ्ट में चल रहा है 4x प्लस 1। तो इसका कंपैरिजन जब इससे करते तो 2a 4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। और कांस्टेंट देख लो, a अंदर जाएगा तो a प्लस बी 1 है, a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब जो ये टर्म है ना, ये इसमें बदल जाएगी, जो 4x प्लस 1 है ये a की जगह लगाएंगे 2, समझ रहे हो मेरी बात को, इनटू डिफ्रेंशिएशन और -1। तो ये जो इंटीग्रेशन आपकी बनेगी, थोड़ा सा मैं इसको करके दिखा देती हूँ, एक आइडिया आपको, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। ये आपकी स्टेटमेंट अगर कुछ ऐसी होती, x² प्लस x माइनस 3 dx, तो ये बन जाना था a टाइम्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस बी, और नीचे आपका आ जाना था x² प्लस x माइनस 3 dx। a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू थी भैया -1 बेटा आपकी, तो ये हो गया था 2, यहाँ 2 रखूँगी मैं और अलग कर दूंगी साथ के साथ, तो 4x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा ये अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ रहा है a इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना, a इंटू लेफ्ट में है 4x प्लस 1, लेकिन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा a इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस 1 dx, और b की जगह पे आप -1 रखोगे तो ये बनेगा dx बाय x² प्लस x माइनस 3 का अंडर रूट। अब दो इंटीग्रेशन बनेंगी, इसको z रखोगे तो ये dz होगा, तो ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट तो अलग सॉल्व होगा, और राइट वाले पार्ट में आप अंडर रूट के अंदर स्क्वेयर कंप्लीट करके dx बाय वाली जो आइडेंटिटी होती है वो लगाओगे और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अभी तो जैसा आ रहा था उस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया है, तो उस तरीके से तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो बस ये भी मेरे हिसाब से, सुनो अब मेरी बात, ये भी ज़रूरत नहीं है, केवल इतना सा ये क्वेश्चन आपका बनता है, केवल इतना सा, समझ रहे हो। ठीक है भाई, मैंने ये तरीका इसलिए बता दिया कि इतना आसान आता नहीं है, आई थिंक देयर इज समथिंग मिसप्रिंट एयर, क्योंकि इसके साथ जो आपको मार्किंग स्कीम दी गई है उसमें स्टेटमेंट कुछ और ही तरीके से इसने सॉल्व कर रखा, रॉन्ग वे में कर रखा है उसने सॉल्व। तो ये आपका इतना सा सॉल्यूशन बनता है अगर ये वाली स्टेटमेंट है तो, और अगर जो मैं रिवाइज्ड स्टेटमेंट करती हूँ तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी इंटरनल चॉइस पर आ जाते हैं, जो कि अपनी मॉडुलस पर बेस्ड है, और ये है हमारी 2 से लेकर 8 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है कि बस क्या ही बताऊं मैं आपको। तो ये देखो, मॉडुलस फंक्शन याद कर लो, मॉड x होता है x अगर अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x अगर लेस देन 0 है। तो मैं पकड़ती हूँ मॉड x माइनस 5 को, पेपर में करके दिखाना है, तो x माइनस 5 ही रहेगा अगर x माइनस 5 पॉजिटिव है, और ये x माइनस 5 का नेगेटिव आ जाएगा अगर x माइनस 5 लेस देन 0 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको 5 को राइट साइड में ले जाओ, सुन रहे हो, तो ये अपना हो जाएगा x माइनस 5 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और ये हो जाएगा 5 माइनस x अगर x लेस देन 5 है। क्लियर है, यानी कि 5 पे ब्रेक आ रहा है, हमारी लिमिट 2 से 8 तक है, तो अब हम इस लिमिट को 5 पर अपना क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अपना इंटीग्रल को पकड़ो, तो इंटीग्रल है 2 से लेकर 8 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx, 2 से लेकर 5 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx, और भैया 5 से लेकर 8 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। ठीक है, अब 2 से 5 का मतलब 5 से छोटा, तो 5 से छोटा ये फंक्शन है 5 माइनस एक्स बनेगा। तो अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे भाई, 2 से 5 का मतलब है कि 5 से कम, तो 5 से कम के लिए आपका ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, 5 से कम के लिए आपका ये फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 5 माइनस एक्स बन जाएगा, और 5 से 8 का मतलब है ये वाला फंक्शन आपका बन जाएगा जो कि x माइनस 5 dx होगा, लिमिट होंगी 5 से 8 तक। बस अब इसको इंटीग्रेट करके और अपनी लिमिट पुट कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हो जाएगा 5x माइनस x² बटे 2। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको
इंटीग्रेट कर सकते हो तो ये आ जाएगा 2 से लेकर 5 तक, और ये आ जाएगा x²/2 -5x और 5 से लेकर 8 तक। पुट द अपर लिमिट 5 5 जे 25 -25/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 -4/2। यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो 64/2 -40, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो बच्चे 25/2 -25। बस इसको आपने सॉल्व कर देना है। अब ये देखो 25 2 जा 50, 50 में से 25 माइनस करोगे 25/2, सबको सेम रखो। 20 में से 4 गए 16/2, घटा, ध्यान देना 40 दूनी 80, 80 में से 64 गए 16, घटा घटा जमा का 16। सबके नीचे मैंने 2 रख दिया क्योंकि 25 2 से कटता नहीं है तो फिर आगे में दिक्कत आती। अब यहाँ पर देखो आप एक बार, 25 दूनी कितना हो गया आपका, ये माइनस नहीं है, एक तो यहाँ पर माइनस नहीं है, ये यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ पर प्लस है क्योंकि ये यहाँ पर प्लस था, तो प्लस था तो 80, तो ये आएगा माइनस का 16/2। ये जो टर्म आएगी ये भी आपकी माइनस का 16/2 आएगी, और ये -50 -25 और ये जमा का 25/2 आएगा। तो 25 और 25 हो जाएगा 50, और 16 16 हो जाएगा 32/2, और ये 18/2, और हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये बेहद ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, इस टाइप की डेफिनेट इंटेग्रल की। और अब जल्दी से इस सेक्शन का देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ये तीनों हैं, 1 1 1 1 2 3 और 2 3 1 है। अब ये क्वेश्चन आपका वेक्टर्स में से है। कैसे पता लगा? क्योंकि अगर ये मैट्रिसेस से होता तो आपको 2 डायमेंशन में वर्टिसेस दिए होते, 3 डायमेंशन में अगर वर्टिसेस गिवन है तो वो वेक्टर से है। और वेक्टर में क्या आता है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं वो 3 वेक्टर से अपना रिप्रेजेंट, तीनों साइड्स 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो 2 एडजेसेंट साइड्स जो एज ए वेक्टर हैं AB क्रॉस AC के मैग्नीट्यूड का हाफ, और उसका भी अपना मॉडुलस। ठीक है, इससे हमारा जो है एरिया निकलता है। तो पहले आप बना लो अपना वेक्टर AB। हाँ, इधर बना लें वेक्टर AB। तो ये क्या होगा, सारा करना है आपने, पहले लेना है पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी OA। तो OA इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 है, तो ये बन जाएंगे I + J + K। फिर आप बनाओ वेक्टर AB OB, तो I + 2J + 3K। और तीसरा वेक्टर बनाओ OC, तो 2I + 3J और प्लस में K। अब बनाओ वेक्टर AB, तो वेक्टर AB बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी OB - OA। तो OB में से OA माइनस करो तो I में से I किया 0, 2J में से किया J + 2K। और भैया अब ले लो AC, एडजेसेंट लेना है दोनों, या तो A से शुरू हो रहे हो या दोनों अपना B से शुरू हो रहे हो। तो अब मैंने ले लेना है वेक्टर AC, तो वो हो जाएगा OC - OA। 2I में से I माइनस करेंगे I + 2J आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हमने एरिया निकाल देना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले मैं ले लेती हूँ AB क्रॉस AC, जो कि हो जाएगा IJK। AB के कंपोनेंट से 0 1 2 और 1 2 0। इस डिटर्मिनेंट को पहले ओपन कर लो, तो I इंटू, अब मैं इसको जल्दी से करा दूंगी, -4 -J इंटू -2 और प्लस K इंटू -1, ये बन गया भैया -4I + 2J - K। AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड करे तो 16 और 4 20, मैग्नीट्यूड समझ आ रहा है ना, 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का, तो 16 और 4 20 और 1 21 का अंडर रूट, और 21 का अंडर रूट, यस √21। और इस वैल्यू को जब मैं यहाँ इस एरिया वाले फॉर्मूले में रखती हूँ तो √21/2 स्क्वेयर यूनिट्स, ये आपका उस ट्रायंगल का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर है? कई बच्चे कहते हैं कि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि मैट्रिक्स, अरे मैट्रिक्स होगा तो 2 डायमेंशन में आपको गिवन होगा, और भाई अपना 3 डायमेंशन में जब आपको वर्टिसेस गिवन है तो डायरेक्टली आपने वेक्टर यहाँ पर अप्लाई करना है।
तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करें, बाकी प्रैक्टिस पेपर देखें, अपना सुपरफास्ट डिवीजन से करें। बहुत जल्द मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेक्शन डी भी लेकर आऊँ। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।